चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंडियन पॉलिटी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51। सबसे पहले ना हम लोग कुछ बेसिक सा इंट्रो पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है। आइए पढ़ा जाए इसके कुछ बेसिक्स पार्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए। तो क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? तो इसमें सबसे पहली बात पढ़नी है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रो, ठीक है। अगर इसके इंट्रो की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये जो मूल अधिकार जो भाग 3 में नहीं लिखे गए उसे भाग 4 में लिखा गया। लिखना नहीं है अभी, सिर्फ सुन लीजिए पहले, फिर आपको लिखने का टाइम भी दिया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा। वो मूल अधिकार जो भाग 3 में नहीं दिए गए उसे भाग 4 में दिया गया, ठीक है। एंड वो बच्चे जो ऑनलाइन मुझे देखेंगे उनके लिए सूचना ये है कि मैं ये अपनी ऑफलाइन क्लास को लाइव स्ट्रीमिंग करा रहा हूं, तो आप मेरी ऑफलाइन क्लास को ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। आइए, ऑफलाइन में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऑफलाइन वाले बिल्कुल हल्ला नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं हर बात सच नहीं बोलता हूं, तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आवाज इनकी नहीं आ रही तो अच्छे बच्चे हैं ये लोग, हल्ला नहीं करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे भुलावे में न रहे। आइए, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको जानना है कि ये है क्या, क्यों लिखा हमने, डीपीएसपी की आवश्यकता क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीपीएसपी होता क्या है, फिर हम बात करेंगे इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब होता है कि संवैधानिक प्रावधान, यानी कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल पढ़ेंगे कितना, 36 से 51। हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 36 to 51। क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान के मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। और लास्ट बात, जहां से सवाल आपके यहाँ यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, यूपीएससी में पूछा गया है, वो पूछा गया है कि डीपीएसपी में कौन कौन से प्रोविजंस का अब क्या हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। तो हम लोग पढ़ेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी टिल डेट। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपकी मेंस परीक्षा से पहले अगर कोई और डीपीएसपी लागू कर दिया जाए, जैसे अभी फिर से कल सुना होगा आपने, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि डैश डैश डैश, यानी मोदी 3.0 सत्ता में आ गए और कुछ वादे जो पूरे नहीं हो पाए थे पिछली बार, उम्मीद करता हूं इस बार पूरे होंगे। जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आपके डीपीएसपी का पार्ट है। तो जब भी हम टिल डेट बात करते हैं बेटा, तो ध्यान देना है आपको कि आपकी मुख्य परीक्षा से पहले, भाई मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो आज की तारीख में हो चुका है, बट आपकी मुख्य परीक्षा से पहले अगर कोई चेंजेस आ गया तो ये वाला सेगमेंट हर हाल में पूछ लेगा, यहां से हर हाल में सवाल आ जाएगा। देन यू हैव टू अपडेट, ठीक है। जब भी आप किसी भी विषय में टिल डेट लिखा हुआ देख लें तो समझ लेना है कि जब परीक्षा देने जा रहे हो उस समय तक जो भी करंट में अपडेशन हुआ है वो लिखना जरूरी है। अगर आपने वो छोड़ दिया, मार्क्स नहीं मिलेगा या मार्क्स कम मिलेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपको खुद से अपडेट करने का स्कोप ज्यादा है, वो आप करेंगे। तो आइए, ये इसका आउटलाइन आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप, ठीक है। साथ साथ लिखना शुरू कीजिएगा।
आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीएसपी। नहीं बना पाए, नालायक हो तुम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यार डीपीएसपी लाया ही क्यों गया, क्या जरूरत थी डीपीएसपी लाए जाने की? कुछ तो जरूरत रही होगी ना। जब भाग 3 लिखा हुआ था तो भाग 4 की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो सबसे पहली बात हम लोग यहां पे जानेंगे या समझेंगे, उसमें यह कहा गया है कि भाग 4 इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, बट डिफरेंस इज दैट दीज आर नॉट चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। भाग 4 में भी वही मूल अधिकार हैं जो भाग 3 में नहीं दिए गए। अंतर सिर्फ इतना है कि इसे आप कोर्ट के द्वारा प्रवर्तित नहीं करा सकते, ठीक है। तो आप लिखेंगे डीपीएसपी इज अ टाइप ऑफ fundamental rights. DPSP is a type of fundamental rights, but cannot enforceable by any court of law. कहता है कि डीपीएसपी भी क्या है, एक प्रकार है। डीपीएसपी क्या है? एक प्रकार है। कैसा प्रकार है? तो कहता है कि यह मूल अधिकार का एक प्रकार है, लेकिन इसे किसी भी अदालत के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। तो लिख लीजिए इस बात को भी, डीपीएसपी भी एक प्रकार का मूल अधिकार है, एक प्रकार का मूल अधिकार है जिसे किसी भी अदालत के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब आप इसे किसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते तो लिखा क्यों? क्या फायदा है लिखने का? और अगर मूल अधिकार है तो भाग 4 में क्यों लिखा? भाग 3 में लिख देते। अगर ये फंडामेंटल राइट्स है तो इसे भाग 3 में क्यों नहीं लिखा, भाग 4 में क्यों लिखा? क्लियर है बात? देखो हुआ ये कि अगर हम सारे अधिकार भाग 3 में लिख देते तो क्या जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, हमारी सरकारों के पास इतना रिसोर्स था कि वो उन सारे अधिकारों को फुलफिल कर देते? क्या इतना रिसोर्स था हमारे पास? क्या हमारे पास जब हम आजाद हो रहे थे तो समस्याओं का पहाड़ था, समस्याओं का हिमालय था। अब समस्या यह होती कि अगर आप हर बात की गारंटी देते तो हमारा जनसमूह, जन समुदाय, हम भारत के महान लोग कहां पहुंच जाते? कोर्ट। तो सरकार उन समस्याओं को सुलझाती या बैठ के अदालतों के चक्कर काटती? हाँ, रोज भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारा अटॉर्नी जनरल बेचारा चक्कर काटते काटते कहानी खत्म हो गई। हम रोज कोर्ट के डांट खा रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत डांटती है सरकारों को। तो क्या ऐसे में जो चैलेंजेस हमारे सामने थे, जो विकास के कार्य होने थे और जो तत्कालीन भारत में समस्याएं पैदा हुई थी, क्या उससे हम निपट पाते?
नहीं निपट पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मूल अधिकार जरूर थे जो गैर जरूरी प्रकार के थे, जो अति आवश्यक प्रकार के नहीं थे, तो हमने उसे डीपीएसपी में लिखा। ठीक, हमने उसे कहां लिखा? डीपीएसपी में लिखा। अब हमने इन्हें क्या किया? कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं किया। तो फिर लिखा ही क्यों? फिर ऐसे अधिकार का क्या फायदा जिसे आपको मिलने की गारंटी? इसके बारे में कहा गया कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है कि इनकैश होगा या नहीं होगा, वह आहरित होगा या नहीं होगा, उसे भुनाया जाएगा या नहीं जाएगा, ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? तो बोलता साहब ये बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे विड्रॉ किया जाएगा, उसे इनकैश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर लिखा ही क्यों? बताओ भाई, सोचो। देखो, लिखा इसलिए कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि जब भी सरकारें, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, जब भी सरकारें कोई ऐसा नियम बनाए, कोई नीतियां बनाए, राज्य के हित में कोई कानून बनाए, तो उन्हें डीपीएसपी को ख्याल में रख के बनाना चाहिए। जब भी वो विकास की बात करें तो उस विकास के पैरामीटर की तुलना डीपीएसपी में मेंशन किए गए आर्टिकल्स के आधार पर की जाए, पहला। दूसरा, कहीं ना कहीं सरकार पे नैतिक दबाव रहता है, नहीं रहता है? अगर डीपीएसपी लिखा ही नहीं होता तो क्या सरकार पे एक मॉरल दबाव रहता? नहीं रहता। सरकार पे मॉरल दबाव है, नहीं है? है ना? आपने संविधान को बड़े हल्के में लिया है। हुजूर, एक गलत बयान ने बड़े ताकतवर आदमी को चारों खाने चित कर दिए। हाँ, एक गलत बयान, और उस गलत बयान को लोगों ने और तोड़ मरोड़ के पेश किया। क्या दिखाया चुनाव में? कि ये आदमी दोबारा आया तो संविधान बदल देगा। कब ऐसा कहा था भैया प्रधानमंत्री महोदय ने कि मैं संविधान बदल दूंगा? इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई, राजीव गांधी नहीं बदल पाए, इन्होंने कब कहा मैं संविधान बदल दूंगा? जनता के सामने फिर क्या किया कि भैया ये आदमी दोबारा आया, संविधान बदल देगा। हाँ, संविधान नस्त नाबूद कर देगा, लोकतंत्र खत्म कर देगा। और इस बयानबाजी का असर, रिजल्ट देखा सबने, आंकड़े दिख गए। ये पुस्तक बड़ी ताकतवर किताब है, ये किताब बहुत ताकतवर किताब है। इस किताब में लिखा हुआ हर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीपीएसपी सिर्फ इसलिए लिखा कि सरकार पर नैतिक दबाव बना रहे, सरकार नैतिकता के दायरे में क्या रहे, बंधी रहे, इसलिए लिखा। और क्यों लिखा? विपक्ष के पास ये मुद्दा रहे कि वो सरकार को सदन में और सदन के बाहर डीपीएसपी को लेकर के सवाल पूछ सके, डीपीएसपी को न पूरा करने पर सरकार को घेर सके। तो डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस यह है कि यह राज्य सरकारों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो उसमें वो डीपीएसपी को ख्याल में रख के बनाएगा। राज्य के ऊपर, सरकारों के ऊपर एक नैतिक दबाव रहेगा। राज्य डीपीएसपी के प्रति सदन में और सदन के बाहर भी क्या होगा, जवाबदेह होगा। तो डीपीएसपी क्या है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, और इतना सिग्निफिकेंट है कि अगर हम आज की बात करें तो 2-4 आर्टिकल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे आर्टिकल सरकार ने इंप्लीमेंट करा दिए। अगर आप 2 से 4 आर्टिकल को छोड़ दें तो बाकी सारे आर्टिकल्स आज भारत सरकार और राज्य सरकार ने इंप्लीमेंट करा दिया। ये इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। यहां तक क्लियर है? पक्का? तो एक सवाल आएगा आपके यहां मेंस में कि डीपीएसपी से आप क्या समझते हैं? डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए डीपीएसपी के महत्व की चर्चा कीजिए या डीपीएसपी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो बताना है कि महत्व तो है, बेकार की चीज नहीं है। हमारे संविधान निर्माता यूं खाली बैठ करके कागज काला नहीं किए हैं, बहुत सोच समझ करके बनाया है।
कि भाई ठीक है, सरकार के ऊपर कोर्ट का दबाव हो ना हो, जनता का दबाव, हाँ, और दबाव जनता का ही सबसे बड़ा दबाव है। जनता का दबाव सबसे बड़ा दबाव है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 पेपर लीक हुए, एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का और दूसरा उत्तर प्रदेश पीसीएस में सहायक समीक्षा अधिकारी का। चुनाव का रिजल्ट आते ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी यूनिट बनेगी, एक ऐसा सेल बनेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पेपर आउट ना हो, कोई भी पेपर लीक ना हो। सच में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा दर्द है ये पेपर आउट होना। घर से लगातार पढ़ पढ़ के बिल्कुल पागल हो चुका होता है, घर से 1000, 2000, 4000 रुपए खर्च करके भूखे प्यासे ट्रेन में धक्के खाते हुए, आप लोगों ने भी पेपर देना शायद शुरू नहीं किया है। मुझे अच्छे से याद है एमपीपीएससी पेपर छूटने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था ताज एक्सप्रेस पकड़ के वापस दिल्ली आना, और हालत ताज एक्सप्रेस की, किसी डब्बे में एक पैर रखने की जगह नहीं होती थी। क्यों? सारे लोग दिल्ली से ग्वालियर, भाई एमपीपीएससी देगा दिल्ली से ग्वालियर। और पेपर छूटने के ठीक बाद 5 बजे पेपर छूटा, 6 बजे आती है ताज एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पे, सारे भाग के ग्वालियर स्टेशन पे ताज एक्सप्रेस। क्यों? वापस दिल्ली जाना है, बिना टिकट के आए या टिकट से भी आए तब भी खड़े होके जाना है। पूरे दिन खाया कि नहीं खाया कोई ठिकाना नहीं, वो दिन झेला है हम लोगों ने यार, बिना कुछ खाए। क्यों? पता नहीं, बस जा रहे हैं। पेपर में ऑटो भाड़ा किराया सब खर्च हो रहा है, और उसके अगर पेपर आउट हो जाए, लीक हो जाए, तो विद्यार्थी के ऊपर क्या गुजरती वो सिर्फ विद्यार्थी जानता है, वो सिर्फ अभ्यर्थी जानता है। तो कोर्ट का कोई दबाव नहीं था हमारे मुख्यमंत्री महोदय पर कि वो ऐसा कोई सेल बनाए या पेपर लीक को रोकने का कोई कदम उठाए। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसने कहा? चुनाव परिणाम, मैंडेट ऑफ द वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि डीपीएसपी ही, कोर्ट भले ही इन्फोर्सेबल कराए ना कराए, जनता की अदालत में सरकारों को जवाब देना होगा। चुनाव के समय जब वो जनता के सामने वोट मांगने आएंगे तो उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा, विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। और विपक्ष जब इन बातों को लेकर के सरकार को क्रिटिसाइज करेगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अब की बार 300 पार भी नहीं हुआ। 300 छोड़ो, 250 पार नहीं हुआ। आप नारे 600 पार के लगा लो, हुआ 250 नहीं। क्यों? क्योंकि जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो इन्फोर्सेबल न होने के बावजूद क्या है, ये बहुत शानदार हथियार है सरकार के ऊपर दबाव डालने का। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, पहले एक प्रश्न लिख लीजिए। आइए एक क्वेश्चन लिखिए। एक तो आवाज नहीं करेंगे आप लोग ऑफलाइन वाले, ठीक है? अगर ऑनलाइन वालों ने एक भी कमेंट किया कि सर आपके ऑफलाइन के बच्चे बहुत बतियाते हैं, फिर देखना, ठीक है? हाँ, और आप लोग भी कभी सुन के देखिएगा कि हाँ आपकी आवाजें आती है कि नहीं आती है, और जब आती हैं तो अच्छा नहीं होता। यूपीएससी वाले कुछ तो थोड़ा सा अपने अंदर डिसेंसी लेके आओ, हालांकि मुश्किल है तुम लोगों के अंदर, ठीक है? फिर भी लेके आओ। अब पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार इस पर ध्यान देना कि दिख कैसा रहा है, ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी ध्यान देना है। चलिए आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डीपीएसपी? व्हाट डू यू मीन बाय डीपीएसपी? Identify the differences, the differences between fundamental right, FR का मतलब fundamental right होता है, and DPSP, and discuss its significance, and discuss the significance
ऑफ डीपीएसपी, ऑफ डीपीएसपी। हिंदी में लिख लीजिए डीपीएसपी से आप क्या समझते हैं? डीपीएसपी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, डीपीएसपी व मूल अधिकारों, डीपीएसपी व मूल अधिकारों के मध्य अंतर के बिंदुओं, अंतर के बिंदुओं की चर्चा करें एवं डीपीएसपी की प्रासंगिकता की भी चर्चा कीजिए। यानी उसका महत्व क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो भी आपको बताना है यहां पे। तो ठीक है यहां तक। अच्छा, ये हमने लिया कहां से डीपीएसपी? ये लिख लिया क्वेश्चन, आयरलैंड से लिया है हमने। ठीक है, तो आइए इंट्रो में थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, पार्ट 3 taken from IYER होता है ना आयरलैंड। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 36 से 51। सॉरी, पार्ट 4 होगा, भाग 4। ठीक है, हाँ चलिए। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि दोनों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, पहले डिफरेंसेस पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे सीधा प्रोविजन पढ़ने। तो हेडिंग दीजिए डिफरेंसेस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। देखो पहला डिफरेंस क्या होता है कि एक इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, दूसरा नॉन इन्फोर्सेबल या जस्टिफिकेबल एंड नॉन जस्टिफिकेबल। ठीक है, तो कौन सा इन्फोर्सेबल है, कौन सा नॉन इन्फोर्सेबल है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो कौन है इन्फोर्सेबल? एंड डीपीएसपी नो, नो। ठीक है, अच्छा नेचर क्या है यार? नेचर क्या है? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है? फंडामेंटल राइट का नेचर स्टेट के लिए नेगेटिव है या नहीं? राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। उठा के पढ़ना शुरू करो 14 से 32 तक। हर कदम पे क्या कहता है? राज्य क्या नहीं करेगा। 14, राज्य किसी को भी विधि के समक्ष समता
और विधियों के समान संरक्षण से वंचित, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, उपाधियों का अंत किया जाता है, उपाधि नहीं देगा, अनटचेबिलिटी नहीं करेगा, नॉट, सब में क्या ऐड है, नॉट, है ना। तो फंडामेंटल राइट का जो नेचर है, अगर आप दूसरा बात करेंगे तो दूसरा बात है नेचर का। तो नेचर की अगर आप बात कीजिएगा तो फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा है, नेगेटिव, रिस्ट्रिक्टिव। क्या करता है वो, राज्य को रोकता है, राज्य के प्रति कैसा है, नकारात्मक है, नेगेटिव टुवर्ड्स स्टेट, टुवर्ड्स स्टेट। किसी को भाषा में कोई समस्या नहीं हो रही होगी, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। नॉइज कैंसिलेशन लगा दिए हैं मैंने, इसीलिए ऑफलाइन वालों की आवाज ऑनलाइन वालों तक नहीं पहुंचेगी। ये ब्लू बटन जो दिख रहा है ना, ब्लू लाइट, ये नॉइज कैंसिलेशन है, ठीक है। इसे कहते हैं आर्टिकल 19 को छीन लेना टेक्निकली। और दूसरा, अगर ज्यादा किसी ने बोलने की कोशिश की या 19 का फायदा उठाने की कोशिश की, उसका 21 पहले छीना जाएगा। 19 मिलेगा जरूर, लेकिन 21 पहले छीना जाएगा। 21 पढ़े हैं ना आप लोग, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं ऑन कैमरा संवैधानिक धमकी। क्या कहते हैं इसे, संवैधानिक धमकी। आओ, डीपीएसपी का नेचर कैसा है बेटा, एडवाइजरी या पॉजिटिव। वो राज्य को रोकता नहीं है, वो कहता है राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए। यानी भूमिका उसकी सलाहकारी है और सकारात्मक है। किस कैसी भूमिका है, जल्दी बताओ, सकारात्मक और सलाहकारी। क्लियर है बेटा। पहला इनफोर्सेबल की बात करेंगे, दूसरा नेचर की बात करेंगे। इनफोर्सेबल में आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए कि अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। मूल अधिकार किसी भी अदालत के द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जस्टिफिकेबल नहीं है। आप कोर्ट से उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। बोलो क्लियर है। चलिए, दूसरा नेचर। राज्य फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, हमेशा रोकता है। ये मत करो, ऐसा मत करो। राज्य को रोकता है ना फंडामेंटल राइट। ये क्या करता है, राज्य को ये करना चाहिए। तो एडवाइजरी है और प्लस क्या है, पॉजिटिव। तो लिख लीजिए डीपीएसपी की प्रकृति सलाहकारी है और सकारात्मक है। प्रकृति कैसी है बेटा, सलाहकारी और सकारात्मक। बोलो क्लियर है बात। अच्छा, अब हम बात करें कि डेमोक्रेटिक नेचर कैसा है, ये या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य की अगर आप बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, ये पूछा हुआ, ध्यान देना, इनके अंतर से सवाल पूछा है। तो फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, और डीपीएसपी का उद्देश्य है पॉलिटिकल, फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र, और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्य क्लियर है। देखो, आप जब फंडामेंटल राइट को पढ़ते हो तो आपको हमेशा राजनीतिक राइट्स देने की बात करता है, देता है नहीं देता है। एज अ सिटीजन आपके पास कौन कौन से पॉलिटिकल राइट्स हैं। डीपीएसपी जो है
वो इकोनॉमिक लोकतंत्र की बात करता है। वो बात करता है कि राज्य संपत्ति का विभाजन ऐसे करेगा या राज्य ऐसे शासन चलाएगा कि संपत्ति का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग के हाथ में न हो। राज्य आर्थिक सहायता देगा किसको? वृद्धों को, विकलांगों को, बीमार लोगों को। ये इसकी बात करता है। तो यानी कुल मिलाकर के फोकस किस पे है इसका? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे है, आर्थिक लोकतंत्र पे है। बात किसकी करता है डीपीएसपी? बात करता है कि किसी कंपनी के प्रबंधन में कर्मकारों की, कामगारों की, जो एम्प्लॉयर है, जो कर्मचारी है, उसकी भूमिका बढ़ाने पर बल देता है। देता है नहीं देता है? ये संसाधनों के उचित वितरण की बात करता है। तो ये सारे पहलू कैसे पहलू हैं? आर्थिक विकास की बात करता है। ये आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा करता है। बोलो क्लियर है बात? किसकी चर्चा करता है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर आप बात करेंगे कि अवेयरनेस, अवेयरनेस की बात करेंगे तो जो फंडामेंटल राइट है वह किसकी जागरूकता पर निर्भर करता है? जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको कैसे मिलेगा? आप जागरूक रहेंगे तो मिल जाएगा या राज्य जागरूक रहेगा तो मिलेगा? हम जागरूक रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट हमेशा इंडिविजुअल की जागरूकता पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? इंडिविजुअल की जागरूकता पर, कि व्यक्ति जागरूक कितना है, व्यक्ति कितना सजग है। तो लिखेंगे यहां पर कि फंडामेंटल राइट्स सदैव व्यक्ति की जागरूकता पर बल देता है, व्यक्ति की सजगता पर बल देता है। अगर व्यक्ति जागरूक है, उसे पता है कि आर्टिकल 22 कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी उसे बिना गिरफ्तारी का कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। अब उसे पता ही नहीं है। अब जाकर के देखिए, ग्रामीण इलाकों में पुलिस वाले आते हैं और मनमर्जी से उठा के लेके चले जाते हैं, ले जाते हैं ना, मारपीट करते हैं। उसे नहीं पता कि उसे उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई ताकत बाध्य नहीं कर सकती। उसे नहीं पता कि पुलिस के द्वारा लिया गया बयान है, पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। वो कोर्ट कचहरी से इतना डरता है क्योंकि उसे उसके अधिकार पता नहीं है। जागरूकता, जागरूकता जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में पुलिस के कांस्टेबल की भी बहुत वैल्यू है। मैं किसी को डिफेम करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि देखो जागरूकता का असर कितना होता है। पुलिस के कांस्टेबल की भी बहुत वैल्यू है। समाज में बड़ा खौफ है कांस्टेबल का भी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस मित्र वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप क्या है या नहीं है? दिल्ली चले जाओ, वहां पुलिस के एसओ का इतना खौफ नहीं है। हाँ, इतना खौफ नहीं है। क्यों नहीं खौफ है? द अवेयर्ड सोसाइटी, अवेयर्ड सोसाइटी, एजुकेटेड मास, समाज अगर पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा, जानेगा, तो किसी से डरने की जरूरत उसे नहीं है सिवाय कानून के। हाँ, अगर आपने ऐसा कोई लॉ नहीं तोड़ा है, कोई क्राइम नहीं किया, तो डरने की क्या आवश्यकता है किसी से भी? बात समझ में आ रहा है? बट आपके समाज में, हमारे समाज में लोग बेवजह पुलिस से डरते हैं, नहीं डरते हैं? डरते हैं। हाँ, आजकल तमाम फ्रॉड हो रहे हैं पुलिस के नाम पे भी। मैं फलाना थाने से बोल रहा हूं, आपके पास ही फोन आया होगा, हाँ, आपके बेटे ने ये किया, आपके बेटे ने ऐसा किया, वैसा किया करके पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये फ्रॉजरी है पूरा। तमाम पुलिस, राज्य पुलिस ने बार बार अवेयर किया है कि हम कम से कम फोन करके तो पैसा नहीं मांगते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं मांगते, उन्होंने कहा हम फोन करके पैसा नहीं मांगते हैं, हम यूपीआई में नहीं लेते, हम पेटीएम, फोन पे और यूपीआई में नहीं लेते। हाँ, हाँ भाई, जो भी लेगा वो आपको उसकी रसीद देगा ना।
फोन पे कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? फोन पे नए नए टेक्निक्स लोग अपना रहे हैं क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं। शिकार कौन हो रहा है? जो अवेयर नहीं, वो शिकार हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स किस पर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल की अवेयरनेस पे। और डीपीएसपी किसके अवेयरनेस पे बात करता है? कि स्टेट अवेयर होगा क्योंकि इसे स्टेट को इंप्लीमेंट करना है। तो डीपीएसपी उतना बेहतर तरीके से लागू होगा जितना बेहतर तरीके से राज्य सजग होगा, राज्य जागरूक होगा और राज्य का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास होगा। क्लियर है? कौन लागू कराएगा? राज्य कराएगा लागू, और उतने ही बेहतर तरीके से लागू होगा जितना बेहतर तरीके से राज्य का लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या होगा? विश्वास होगा। इज दैट क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया? ऑनलाइन वालों लिख लिया? ऑनलाइन वाले भी कम नालायक नहीं है। हाँ, ये क्लास में आते हैं कथा सुनने के लिए। कभी कथा शुरू होगी, फिर कथा खत्म होगी, फिर प्रसाद बटेगा ना। ऑनलाइन वालों आइए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। क्या डीपीएसपी पर भी डीपीएसपी पर लगाया जा सकता है? डीपीएसपी पर बोलो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस पर लगाया जा सकता है? तो मूल अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और डीपीएसपी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए नहीं जा सकते। बोलो, क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं? चलिए, आइए, चलिए, ये बताइए कि क्या फंडामेंटल राइट्स में जो मैक्सिमम राइट्स हैं वो स्वतः लागू हैं? भाई, अगर आप कुछ को छोड़ दे, जैसे 17 छोड़ दीजिए, 18 छोड़ दीजिए, 23 और 24 छोड़ दे अगर हम, तो बाकी तो सब सेल्फ लागू है ना, स्वतः लागू है। एडिशनल लॉ की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। हर डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या होगा? हाँ, तो फंडामेंटल राइट सेल्फ मैक्सिमम आर सेल्फ इंप्लीमेंटेड। मैक्सिमम, मैंने ऑल नहीं कहा है, मैक्सिमम कहा है, सेल्फ इंप्लीमेंटेड। अधिकांशतः स्वतः लागू है और एडिशनल लॉज आर रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? डीपीएसपी के लिए
अतिरिक्त कानून की आवश्यकता है, ये नॉट सेल्फ इंप्लीमेंटेड, नॉट सेल्फ इंप्लीमेंटेड, यह स्वतः लागू नहीं है। क्लियर है? अरे बोलो, कितने अंतर लिख लिए? 4-5 अंतर हो गए ना? 6 लिख लिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। बोलो क्लियर है अंतर? तो ये जो सवाल का 2 हिस्सा था शुरुआत वाला कि कौन कौन सा इंप्लीमेंटेड है, तो वो कर लेंगे आप लोग। यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? यहां तक कोई कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी कुछ भी नहीं? अरे बोलो भाई। चलिए, तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।